हेलो, नमस्कार। मैं नीरज तिवारी, ज्ञान विभव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम ज्ञान विभव पर एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो आज हम हरियाणा चुनाव के मुद्दे पर एक अहम वार्ता करेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और हरियाणा में राजनीतिक तौर पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखने वाले हमारे साथ हैं सलभ देसवाल जी। तो देसवाल जी, आपका ज्ञान विभव पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मेरा नाम शलभ देशवाल है और सर आपने बताया मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पलवल है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के लिए। इलेक्शन जो कि पॉलिटिक्स का एक अच्छा पार्ट है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए और उसमें ऊपर से हरियाणा तो ये काफ़ी अच्छा है। जी, तो हरियाणा, हालांकि आप हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं सलभ, तो इसीलिए हमने जी सोचा कि आज कुछ बात किया जाए। तो सबसे पहले बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? हरियाणा चुनाव के मुद्दे काफ़ी सारे हैं और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि बेरोजगारी जो देश में फिलहाल एक अच्छा खासा मुद्दा बना हुआ है। हम्म। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, हर राज्य में ही हो रहे हैं, हरियाणा में नहीं, लेकिन फिर भी हम तो अपने स्टेट की बात करेंगे और जैसे हरियाणा का नाम पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी में सबसे ऊपर आया है, हम्म। तो ये एक भारी मुद्दे हैं। और उसके बाद बीजेपी सरकार से एक तरह की नाखुशी है हरियाणा की जनता के अंदर। तो ये अलग-अलग बातों में बढ़ सकती है, लेकिन यही कुछ मुद्दे हैं जो किसान के मुद्दे हैं और बीजेपी की खिलाफत के अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं, क्योंकि हरियाणा का जो जनता वर्ग है वो मेनली किसान वर्ग से ही आता है। हम्म। यहाँ के जो लोग हैं वो किसानी से ही जुड़े हुए हैं। हम्म। तो मेनली जो मुद्दे यहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं वो उन्हीं की तरफ से आते हैं। ओके। तो सलब, आप हालांकि एक मैं कहूँ टाउन एरिया में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, या फिर सिंगल मुद्दे होंगे जिस पर लोग वोट करना चाहेंगे? नहीं, मुद्दे तो देखो दोनों के अलग-अलग ही होते हैं। हम्म। सबको जो अपने एनवायरनमेंट में रहता है वो उसी अकॉर्डिंग सोचता है कि मुझे यहाँ से ये दिक्कत हो रही है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो एक साथ वाले मुद्दे हैं वो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे बेरोज़गारी का मुद्दा है हम्म। या एमएसपी का मुद्दा है। ये एक सबका लेके चलने साथ वाला मुद्दा है। तो आपके कहने का तो मतलब ये है कि किसान आंदोलन का इफेक्ट ग्रामीण एरिया और शहरी दोनों पर पड़ेगा? हाँ, ग्रामीण एरिया में तो टोटली वो है ही है और शहरी में कुछ हद तक कह सकते हैं उसे। कुछ हद तक है। तो जैसे कि अब मैं बात करूं कि जो राजनीतिक दल हैं, वो उनकी भाजपा है, कांग्रेस है। अगर मैं देखूं मुख्य रूप से तो हरियाणा के अंदर 3 पार्टियां हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, भाजपा, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल। पिछले चुनाव में चौटाला परिवार जब अलग हुआ, तो अजय चौटाला जी और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला अलग होकर जजपा बनाए। तो आपको क्या लगता है, जी। इस बार आपका आम आदमी पार्टी भी है और फिर चंद्रशेखर जी भी जाके वहाँ पर गठबंधन किए हैं इनेलो से। तो प्रमुख राजनीतिक दल इनका मेन क्या है कि इनकी चुनावी तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? तो प्रमुख दल की बात करें इस चुनाव के लिए तो प्रमुख दल सिर्फ 2 हैं, सीधी टक्कर 2 के बीच है, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस। इसके अलावा कोई भी दल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस चुनाव के बाद, हम्म। जहाँ तक मेरी सोच है। हम्म। उसके अलग-अलग कारण हैं, जैसे आईएनएलडी में आप देख चुके हैं लास्ट हम्म। चौटाला की थी, जो कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और दूसरी जो 10 सीट आई थी बहुत ही धमाकेदार जीत के साथ एक नया युवा चेहरा को समर्थन करा था हरियाणा की जनता ने। जनता ने। हरियाणा के हाँ, हरियाणा की जनता ने बहुत प्यार दिया था 10 सीटों के साथ दुष्यंत चौटाला को। लेकिन जो काम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ जाके करा, हम्म। वहाँ से उनकी रेलगाड़ी पटरी पे से पूरी तरह उतर गई और उसका नज़रिया और उसकी जो आउटकम्स हैं, वो आप इस इलेक्शन में रिजल्ट में देख पाएँगे। देखेंगे, हाँ, देखेंगे। और इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये भी है कि 10 विधायकों के साथ उन्होंने इस सरकार में क्या नाम है अपना भागीदारी दी और आखिर 6 महीने पहले सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके बाद उनके 7 एमएलओ ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तो ये उनकी
दर्दनाक स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करता है। हो चुकी। तो मतलब अगर मैं बात करूं इस चुनाव, हरियाणा के चुनाव के रुझान की, तो मतदाता, आपके कहने का मतलब है मतदाता बदलाव चाहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतदाता किन मुद्दों पर बदलाव चाहता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, या फिर आपको क्या लगता है जैसे कि राम मंदिर इफेक्ट हुआ, भगवान का एक प्रकार से कहें भगवान विराजमान हुए, भगवान तो थे ही खैर वहाँ पर, लेकिन एक भगवान की नई मंदिर बनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, ठीक है, और प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से खुद इसका इनॉग्रेशन किया, तो इन मुद्दों का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा या हरियाणा हालांकि कमेरों का प्रदेश है, वो अगर मैं कहूँ, अगर जाट बिरादरी का नाम लूँ तो जाट और गुज्जरों का जो है, जो कि कार्य प्रधान व्यक्ति होते हैं सब लोग, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सर्वोपरि होगा या मंदिर और हिंदू मुस्लिम आपका इफेक्ट करेगा? तो नीरज जी, सबसे पहली मैं बात करूं मंदिर की, तो मंदिर वाला जो मुद्दा है वो तो क्या नाम है, लोकसभा में ही नहीं चला, तो हरियाणा में तो हाँ बिल्कुल सही कह चलेगा। रहे हैं आप। हरियाणा में 5 सीटें आई हैं, क्या नाम है, हाँ, लोकसभा की, तो कांग्रेस की, हाँ, और तो 5 वो बीजेपी तो की। लोकसभा में हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में नहीं चल पाया वो मुद्दा। बिल्कुल तो वो मुद्दा तो हम अपने टॉपिक से बाहर ही रख लेते हैं, क्योंकि वो मुद्दा तो बिल्कुल जनता रिजेक्ट कर चुकी है। रिजेक्ट कर चुकी है। हालांकि हिंदुओं के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज़ लेकिन थी। मतलब इससे सबक पार्टियों को लेना चाहिए कि आप जिस वर्ग के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं या कुछ भी बहुत ऐसा कर रहे हैं जो बहुत सालों से रुका हुआ है, उसका नतीजा इस बार लोगों को पता चला कि जरूरी नहीं है कि आप 50 साल या 60 साल से रुकी हुई चीज को कर दें और उम्मीद रखें कि वो उसी तरह वोट में भी बदलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बड़ा ही अलग तरह का वो था इस बार चुनाव। इस टॉपिक को लेकर। हम्म। और दूसरी बात रही कि हरियाणा के चुनाव की, तो ये थोड़ा सा इफेक्ट पिछले 2 साल से 2 बार से हुआ है, क्योंकि ये एकदम लोकसभा के बाद आता है, तो कुछ कुछ इसमें अंश रह जाता है, लोकसभा के रुझान इसमें कुछ कुछ अपना इफेक्ट डाल जाते हैं, क्योंकि जस्ट क्या नाम है आपका संपन्न हुआ है जून में, और अब 4 महीने बाद ही हरियाणा का चुनाव ऐसे ही हमेशा होता है 4-5 महीने के अंदर, तो कुछ इफेक्ट जरूर आता है। लेकिन हरियाणा में अपने अंदर के मुद्दे बहुत हैं। तो एक पहला मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार से यहाँ की जनता खुश नहीं है, और ये भाजपा सरकार की बात नहीं है, ये मतलब उस तरह की बात है कि 10 साल हो चुके हैं। एक एंटी जैसे 10 साल इनकम्बेंसी कांग्रेस है रही लोगों थी। में। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है, वो यहाँ की बात नहीं, वो हर जगह की बात है। 2 बार हुड्डा सरकार रही। हुड्डा सरकार ने अगर रोजगार में कहें तो काफी ज्यादा रोजगार दिया लोगों को, और उसके बाद जो उसका केसेस लगे और वो सब आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद भी हुड्डा सरकार भी चली गई। तो ये तो मुझे लगता है इस देश और इस दुनिया की रीत है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, सलब अब मैं लास्ट इलेक्शन की बात करूं आपसे, हरियाणा के पिछले 4 चुनाव की, अगर मैं 2004, 2009, 2014, 2019, ठीक है, तो सलब अगर 2009 और 2004 और 2009 को हम कंपेयर करें, तो भारतीय जनता पार्टी, एक मैं कहूँ कि एक पिछलग्गू पार्टी हुआ करती थी हरियाणा में, जैसे निर्दल उम्मीदवार कहीं एक दो जीत जाते हैं किसी प्रदेश में, उसी प्रकार 2004 और 2009 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा में था। अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो 2004 में 2 सीट और 2009 में आपकी 4 सीट आई थी बीजेपी की, ठीक है, और उसके बाद, और जबकि हालांकि अगर मैं देखूँ उसके कंपेरिजन में कांग्रेस की, तो 67 मैं कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत थी हुड्डा की, भजन लाल सबसे वगैरह सब सबसे ज्यादा थी। सबसे थी। और हाँ। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री का एक करिश्माई चेहरा वहाँ पर बीजेपी को लाता है और मनोहर लाल खट्टर प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं, और सेम वही चीज़ फिर रिपीट होता है 2019 के चुनाव में। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं थी, लेकिन जजपा के साथ एक कोलिशन करके गवर्नमेंट चली। तो आपको क्या लगता है कि ये पिछला जो चुनाव का रिजल्ट था वो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं करेगा? नहीं, पिछले चुनाव से इस बार सारी चीजें चेंज हैं। चेंज है। जैसे पहला ये चेंज है कि एक ही चीज इसमें समान है, वो है आईएनएलडी की पोजीशन, जो उसकी पिछली बार थी एक सीट पे। तो मुझे लग रहा है बस वही एक मेंटेन रहेगी, बाकी सब कुछ चेंज है। चेंज बाकी इस सब कुछ। तरीके से है कि जीजेपी का इस बार सूपड़ा साफ है। अच्छा। और आप अगर समाचारों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि जेजेपी का
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम धरातल तक खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। तो इस बार काफी बड़ा चेंज है, भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और भाजपा पास अगर मुद्दे नहीं हैं तो और कहीं अंदर तक मुझे लग रहा है भाजपा को भी ये फील हो चुका है कि इस बार उनकी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनकी जो मैं ये मानता हूँ जो उनके क्या नाम है उनके जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए नए मुख्यमंत्री नायब सिंह जी माननीय, सैनी जी। हाँ, इससे पहले माननीय खट्टर जी, तो आप ये जानेंगे कि आप देश में कहीं भी चले जाएं और उन किसी भी बच्चे से बड़े से अगर मुख्यमंत्रियों का नाम लें तो शायद ऐसा हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम रिलेट करने में वो सबसे ज्यादा टाइम लगा दे। अगर 9 साढ़े 9 साल में कोई मुख्यमंत्री इतना नहीं अचीव कर पा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये एक भाजपा का बहुत गलत डिसीजन था। और उसके बाद नैयब सैनी आए 6 महीने के लिए और अभी आपने देखा होगा रिसेंट में परसों ही बीजेपी की लिस्ट आई और नैयब सैनी को अपनी खुद की सीट नहीं दी गई हाँ, है, करनाल से नहीं लाडवा से दिया गया उनको टिकट, हाँ, बिल्कुल। दूसरी जगह से लड़ाया जा रहा है। तो ये चीजें थोड़ी बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि इस बार उनकी स्थिति सही नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें तो आपका रुझान किस तरफ जाता है? आपको क्या लगता है इस चुनाव में? रुझान तो कांग्रेस की तरफ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो कांग्रेस फाइट में थी, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म थी। हुँ, 30 सीट कांग्रेस की आई थी, जेजेपी साथ देती और क्या नाम है निर्दलीय आए थे तो कांग्रेस भी सरकार बना सकती थी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कोई थी। बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, अब हम हाँ, मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है, अपने ये पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाएँगे? और भारतीय जनता पार्टी के पास स्टेट लीडरशिप तो मैं ये समझता हूँ या आप भी समझते हैं लगभग खत्म हो चुकी है। चाहे वो मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर आपका महाराष्ट्र ही ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए। एक अगर मैं जहाँ तक मैं सही कहता हूँ तो स्टेट लीडरशिप में अभी उत्तर प्रदेश बाकी है योगी आदित्यनाथ के कारण। तो हाँ, उसका आपको उससे भी वो करना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा यही प्रश्न है आपसे कि एक तो इनकी पिछली सरकार की 10 साल की उपलब्धियां एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है, इनके पास 10 साल की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जैसा एक करिश्माई चेहरा भी है। उसके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं और इनके सबसे अधिक रणनीतिकार अमित शाह जी हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब की जुगलबंदियां क्या हरियाणा में कुछ करिश्मा दिखा पाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सबकी जुगलबंदी मिला के भी इस बार हरियाणा में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि अगर हम लास्ट इलेक्शन का लेके चले तो लास्ट इलेक्शन पे बीजेपी सरकार ने वो इतनी ज्यादा आश्वस्त थी बीजेपी सरकार, उसने अपनी पहली टर्म बहुत अच्छे से कंप्लीट करी थी और कुछ काम भी करे थे। उसके बाद वो पूरी तरह आश्वस्त थी कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और 75 पार का उन्होंने नारा दिया था 90 में से। लेकिन उनका जो हासिल हुआ वो 41 पे आके उनकी गाड़ी रुक गई। और मैं इसमें एक बहुत बड़ा ये बताऊंगा, अगर ये चुनाव लोकसभा के 5 महीने के अंदर, आपको पता है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल था बालाकोट वाले सीन का। बिल्कुल अगर वो ना हुआ होता तो लोकसभा की तस्वीर 2019 की कुछ और वो होती, बदल होती सकती थी। बिल्कुल बदल हो सकती सकता है भाजपा क्या नाम है सत्ता में ही आती, लेकिन शायद इस बार की तरह आती इस जैसे बार इस की बार तरह आई है। आती बिल्कुल। तो हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 5 अगर सही से याद कर पा रहा हूँ तो 5 अगस्त को 370 वाला हाँ, मुद्दा 5 हुआ। अगस्त 2019 को। हाँ, तो क्या ये बैक टू बैक दो चीजें ऐसी हो गई जिसने हरियाणा के विधानसभा चुनाव को अपनी लपेट में ले लिया और भाजपा के लिए कुछ सीट को रोक पाई। हुँ, तो मुझे लग रहा है इन दो कारणों की वजह से वो आंकड़ा 41 छू गया, वरना वो कम भी हो सकता था कम और भी हो सकता था। 41 छूने के बाद भी कांग्रेस उस रेस में थी सरकार बनाने। बिल्कुल, अगर उसको कुछ निर्दलियों का साथ मिल जाता तो हुड्डा साहब सरकार हाँ, बना सकते थे। नहीं, निर्दलियों का साथ कांग्रेस को मिला हुआ था, लेकिन साथ चाहिए था उसे जेजेपी का। जेजेपी का साथ नहीं हाँ, मिला। अच्छा, ओके। हाँ, तो सलब अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, आपने चूँकि हरियाणा के कई इलाकों में आप गए हैं, खुद आप हरियाणा से बिलॉन्ग भी करते हैं, तो आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि भाजपा की कोई भी लुभावनी
आप लुभावनी चीज़ें या फिर इनका जुगलबंदियाँ कुछ भी हरियाणा के मतदाताओं पर इफेक्ट नहीं कर पा रही हैं इस बार चुनाव में। हालांकि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा को, और बहुत बड़ा। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपका विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी अब कुछ दिन पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, और ज्वाइन वो कर चुके हैं और टिकट भी मिल चुकी है। टिकट भी मिल चुका है। उसके पहले हरियाणा के बहुत ही अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे विजेंद्र सिंह का परिवार, चौधरी विजेंद्र सिंह का भी परिवार, पिता पुत्र दोनों शामिल हो गए थे कांग्रेस में। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में आ पाएगी हरियाणा में? क्योंकि वहाँ पर शैलजा जी स्वयं चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं, सुरजेवाला स्वयं चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व खड़गे साहब इन सबको विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे, या हुड्डा के ही ऊपर पूरा हरियाणा छोड़ दिया जाएगा? हरियाणा तो हुड्डा के ऊपर ही पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा हो या फिर सुरजेवाला हो, ये बहुत ही एक लिमिटेड एरिया तक सीमित है। क्या नाम है, हाँ, इनकी पहुंच है। जैसे कुमारी शैलजा है, उसके पास अपने 3 विधायकों को टिकट मिली है, जो उनके करीबी 3 विधायक हैं। जी। और अगर आप वहाँ पे जाएँ तो 10 में से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 9 सीट हुड्डा खेमे से आई थी। हम्म, तो ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें चलनी भी ही वितरण में हुड्डा की है, और आगे चल के अगर जैसे ही सरकार बनती है तो उसमें ही भूपेंद्र हुड्डा ही मेन होंगे, मेन होंगे। पार्ट नहीं, होंगी जैसे कुमारी शैलजा। वही आप सब लोग सलब समझिए कि आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 30 विधायक लेकर चले गए, क्या नाम है, भाजपा की तरफ, सरकार गिर गई। हाँ, अब समझिए, तो क्योंकि मैं आपको हाँ यही बताना महत्वाकांक्षाएं चाहता हूँ, अधिक हैं। कुमारी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पे इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो इस चीज के लिए लेके डिस्टर्ब कर सके। मतलब आपके कहने का मोटिव ये है कि वो साथ ही रहेंगे, कोई बहुत बड़ा हुड्डा हाँ, को परेशान वो नहीं करेंगे कि भाई वो कांग्रेस की बिल्कुल सरकार बन साथ, गई हाँ, हो और ये लोग कहें कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती नहीं, हैं। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, लेकिन वो कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा। आपके हिसाब से शलभ कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का तो एक ही काम रहेगा कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की कुर्सी पे बैठाया जाए और कुछ महत्वपूर्ण पद कुमारी शैलजा को दिए जाएं, ताकि उनके खेमे को भी संतुष्ट करा जाए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बता, बीजेपी पे इस बार कुछ करने के लिए नहीं है, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठा रखा है कि कुमारी शैलजा और इनके अंदर गुट बटे हुए। गुट बिटी है। हालांकि हालांकि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, हम्म, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। एक होता है गुट बटना, एक होता है परसेंटेज की बात, कि हम्म, मेरे पे 50% है या मेरे पे 50%। यहाँ पे आंकड़ा 10 और 90 का है, हम्म। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 10 और 90 में आप कुछ नहीं कर सकते। शीर्ष नेतृत्व भी क्या कहेगा, वो भी ये कहेगा कि आपको 90 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जानना सरकार चाहिए। तो सभी बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आज से चुनाव को प्रधानमंत्री जी अगर बदल सकते हैं हरियाणा में, कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में लाना चाहे, तो प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए? धीरज जी, दोबारा बताइए आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री जी चुनाव को पलटना चाहें, हालांकि वो चुनाव पलटने में बहुत माहिर हैं, चुनावी दिमाग उनके पास बहुत है, तो उनको क्या करना चाहिए, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व या प्रधानमंत्री जी को? अब मुझे तो ये लगता है कि ये डिपेंड करता है थोड़ा कि किस तरह के बंदों को टिकट दी जा रही है। दी जा रही है। लेकिन जो एक माहौल बन चुका है ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता कि अब लास्ट टाइम पे जाके कुछ भी करके अच्छा, उसको क्या चेंज इनका करा और जाए। जेजेपी का गठबंधन हो सकता है, बीजेपी और जेजेपी का? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज ये मुझे लगता नहीं है जेजेपी 2 से लेके आ पाएगी, जिसमें दिग्विजय और दुष्यंत खुद है। अच्छा, अब तीसरी पार्टी आती है इसमें, आम आदमी पार्टी। हालांकि केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता, राघव चड्ढा साहब, संजय सिंह जी सब लोग हरियाणा में लगे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। हरियाणा प्रदेश की इकाई जो है वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती, और पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा जी भी स्वयं कह दिए कि हमें आपका गठबंधन
विधानसभा चुनाव में नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी या बीजेपी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ये चाहती है कि हमारा गठबंधन तैयार रहे ताकि हम किसी प्रकार का रिस्क न लें। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को गठबंधन करना चाहिए? दूसरा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर गठबंधन होता है तो भी, नहीं होता है तो भी? गठबंधन की अगर मैं बताऊं, अगर आपसे गठबंधन की बात है तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को सबसे पहले सबक लेना चाहिए लोकसभा चुनाव से, जहां पे आपको एक सीट दी गई और कांग्रेस का अच्छा प्रयत्न रहा, आपका भी अच्छा प्रयत्न रहा, लेकिन वो वाली बात नहीं बन पाई। तो ये मान लेना चाहिए कि आप जबरदस्ती हरियाणा में घुसना चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका भी हरियाणा में तीसरा चुनाव है विधानसभा में जब वो एंट्री कर रही है, और तीसरे चुनाव में भी सेम परफॉर्मेंस है उसे ना। जनता भी इतना, क्योंकि यहाँ पे पार्टियां पहले से ही एक बहुत अच्छा क्या नाम है वोट बैंक लेके बैठी हुई है, तो वो इजीली एंटर नहीं कर पा रही है। आप पार्टी ने जिस तरह दिल्ली को कवर करा, एक एजुकेटेड सोसाइटी में ज्यादा रहती है, ज्यादा अगर आप कोई चीज बताना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, दिल्ली में बहुत जल्दी फैलती है। तो उस तरह से उनकी रीच हुई, उन्होंने अन्ना आंदोलन का सहारा लिया जो वहां का पॉइंट ऑफ फोकस बना और जल्दी दिल्ली में पहुंच गया। लेकिन उसके साथ वहां सरकार चलाने में केजरीवाल ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने हमेशा पंजाबियों को साथ रखा और उसका उनको फायदा 10 साल बाद कहाँ मिला? पंजाब में मिला। हाँ, तो इस जैसा कुछ रुझान अभी तक तो हरियाणा में है नहीं। दूसरा, सुनने में आ रहा है कि शायद 3 सीट सपा के लिए कांग्रेस छोड़ रही है हरियाणा। भिवानी अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस छोड़ रही है। हाँ हाँ, क्योंकि उनके एक यादव हैं नेता, तो शायद उनके लिए और कुछ 2 सीट और, वो अभी शायद डिस्कशन पूरा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है डिस्कशन। अभी अखिलेश यादव ने उन 3 सीटों के नाम नहीं दिए। जहां तक है तो कांग्रेस छोड़ देगी, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में, हालांकि क्योंकि यूपी में उपचुनाव भी है तो कांग्रेस यहाँ भी थोड़ा फायदा लेना चाहेगी इसका। तो हाँ, शलभ, कुल मिला के अगर हम ये देखें तो आपके कथन अनुसार, अच्छा अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटों तक पहुँचेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी या प्रचंड बहुमत की सरकार रहेगी या अल्प बहुमत की रहेगी? मेरे अकॉर्डिंग तो क्या नाम है, बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी कांग्रेस, एक अच्छी स्थिति में होगी सरकार बनाने की। ये नहीं कह सकता कि प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल खत्म भी नहीं है। बिल्कुल खत्म, कुछ तो बीजेपी क्योंकि में, बीजेपी हाँ, के कुछ पास तो देखिए बीजेपी न चाहते हुए भी लोगों ने हालांकि लोकसभा में ठुकराया है, लेकिन आज भी न चाहते हुए भी जो गांव शहरी एरिया है, जो एक मैं कहूँ कि एकदम बिल्कुल कट्टर हिंदुत्व है, आज भी उनके मन में प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी छवि है और वो अंतिम पॉइंट पर जाके बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, तो ये एक पॉइंट है। शहरी इलाके ही ऐसे हैं जो बीजेपी को आगे लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप मैं गांव अगर देहात में जाएंगे तो आप शलभ जी मैं आपसे पूछूं, आपके विधानसभा की क्या स्थिति है? मेरे विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। भाजपा से यहाँ पे विधायक रहे हैं दीपक मंगला, लास्ट बार चुनाव जीते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे थे खट्टर सरकार में, खट्टर के चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे 2014 वाले उसमें। और उसके बाद अब 2014 में वो इलेक्शन हारे, यहाँ से करण दलाल जीते कांग्रेस के, जो 4 बार पहले से ही विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं बंसीलाल सरकार में। बंसीलाल। और 2019, हाँ, 2019 में क्या हुआ कि करल हारे और दीपक मंगला जीते और विधायक बने भाजपा से। तो इस बार ये था कि 2 बार से भाजपा से क्या नाम है दीपक मंगला हैं, और पिछले 6 बार से बंसीलाल की पार्टी से करण दलाल रहे हैं। तो इस बार मुकाबला थोड़ा सा चेंज है, कांग्रेस से तो करण दलाल ही हैं, लेकिन भाजपा ने एक युवा चेहरा है गौरव गौतम, उन्हें मौका दिया है इस बार। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें टोटली यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार करण दलाल को बनाया जाए, क्योंकि वही कांग्रेस वाली बात है, एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा सरकार के साथ, तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करना चाहते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे मेन चीज है कांग्रेस पे जो सबसे बड़ा उस पे ड्रॉबैक है, उस पे कोई बड़ा चेहरा नहीं। खट्टर जा चुके हैं, हालांकि वो बड़ा चेहरा थे नहीं, सिर्फ बनाए गए थे, और कुल नैब मिला के सैनी मैं अपने ये आप को, देखूं,
कुछ मैं ये नहीं देखूं शलभ, साबित कर कुल पाए। मिला के मैं ये देखूं तो इस चुनाव और आगे चुनाव में भी बीजेपी को ये बहुत भारी पड़ेगा कि उसकी स्टेट की लीडरशिप लगभग समाप्त हो चुकी है। चाहे वो राजस्थान में जी इस बिल्कुल। समय जो शर्मा जी हैं चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, और वहाँ छत्तीसगढ़ में जो एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो लगभग स्टेट लीडरशिप समाप्त हो चुकी है। सब नए नए चेहरे हैं। तो प्रदेश की जनता स्टेट लीडरशिप को भी चाहती है, जो कि बीजेपी में लगभग फिनिश है। तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर कब तक स्टेट का इलेक्शन लड़ा जाएगा? और जबकि इसके बदले में बिल्कुल। अगर इसके बदले में मैं देखूं तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा दमखम रखने वाले। क्या ये चुनाव जाट बनाम गैर जाट भी हो सकता है? बीजेपी इस पर जरूर ध्यान देगी। ये एक छुपा हुआ और अनकहा सा सवाल है, और मुझे लगता है कि पीछे की हकीकत यही है। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या देखा है, बीजेपी की खैर रणनीति यही रहती है, जहां पे जिस कास्ट का रहता है, बीजेपी ये चाहती है कि उसका डोमिनेंस वो जड़ से खत्म कर दे, और ये उसने 10 साल में करके भी दिखाया। दिखाए। बिल्कुल। हरियाणा में कोई नहीं सोच सकता था कि गैर जाट कभी सीएम बनेगा। भजन लाल एक एक्सेप्शनल केस है। हम्म, उसके अलावा और बाहर के लोग तो ये भी नहीं पहचान सकते कि वो जाट हैं या नहीं है, नहीं है। क्योंकि एक ऐसी रूपरेखा हरियाणा की बनी हुई थी कि यहाँ पे सिर्फ जाट ही सीएम होगा, उससे अलग कोई टॉपिक था ही नहीं। था ही नहीं। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रही है, अगर जो कास्ट डोमिनेंस अपना रखती है किसी स्टेट में, तो बीजेपी सबसे पहले उसे ही खत्म करने का काम करती है। हम्म, तो ये उसने करा, ये एक छिपा हुआ फैक्टर है, और मुझे लग रहा है ये पीछे पीछे लोगों के बीच में एक अलग तरीके से बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे कांग्रेस भुना रही है, बिल्कुल। चुप चुप भुना रही है, कि कह रही है कि लोगों से अब कनेक्ट कर रही है कि आप ये चीज देखिए कि इन्होंने हमें किस हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि कोई सुनवाई है नहीं इस समाज की अब। ठीक है शलभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी आंतरिक गुटबाजियों से निकलना चाहिए, और बीजेपी को एक कड़ी मेहनत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा स्टेट लीडरशिप को भी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और जो बाकी अदर पार्टियां हैं, चाहे वो आईएनएलडी है, जेजेपी हो, या चंद्रशेखर जी भी वहां जा चुके हैं, तो इन सबको भी अगर कुछ अपना रास्ता अपनाना है तो एक नए रणनीति के साथ काम करना चाहिए। तो शलभ, कोई सजेशंस आपका? सजेशन ये है कि सबसे पहले पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा आप शो बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे दिन रोज ये और तरक्की करने वाला है, बिल्कुल, हम क्योंकि जिस कोशिश तरह करेंगे आपके आपका साथ ही। ज्ञान है। जी बिल्कुल, बिल्कुल हम बिल्कुल आपके साथ जुड़े रहेंगे, और चीज़ों को बहुत आगे एक्सप्लेन करेंगे हमारी जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। तो ये बिल्कुल आगे आपको मिलेगा, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको अपने इस नई जर्नी के लिए। ओके शलभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू।